हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11वीं फिजिक्स के इस वीडियो में आज हम इकाई दूसरी जो है यूनिट सेकेंड सरल रेखा में गति, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विराम और गति में वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं विराम में कहलाएंगी, कौन सी वस्तुएं गति में कहलाएंगी। तो जब हम एक निश्चित बिंदु लेते हैं या वस्तु लेते हैं, उसके सापेक्ष हम देखते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है समय के सापेक्ष, जहाँ पे है वहीं पर स्थित है, तो हम कहते हैं कि वो वस्तु विराम अवस्था में है। इसके विपरीत जब कोई वस्तु ऐसी है जो किसी निश्चित बिंदु या वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति बदलती रहती है, तो उसे हम कहते हैं गति अवस्था में, कि वो वस्तु गतिशील है। कुछ गतियाँ ऐसी होती हैं जो दिखाई देती हैं, कुछ दिखाई नहीं देती हैं। जैसे नदी में जल का बहना, बादलों का चलना, वायुयान का उड़ना, ये गतियाँ जो हमें आसानी से दिखाई देती हैं। लेकिन गैस के अंदर जो परमाणु हैं, अणु हैं, उनकी गति लगातार होती रहती है, परंतु वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। इन्हें हम अदृश्य गतियाँ कहते हैं। इसी प्रकार आसमान में तारे जो हैं हमें गतिहीन दिखाई पड़ते हैं, परंतु वास्तव में वो गतिहीन नहीं है, बल्कि किसी केंद्र के चारों ओर लगातार परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमें सीधे दिखाई नहीं देते, परंतु वास्तव में गति उनमें होती है। एक रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, उसके साथ में दूसरा व्यक्ति बैठा होगा, वो दोनों एक दूसरे को स्थिर दिखाई देंगे, विराम अवस्था में होंगे। लेकिन कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, तो उसके लिए जो व्यक्ति जो है वो वास्तव में गति अवस्था में होता है। तो इस प्रकार हम कब वस्तु गति अवस्था में है, कब वस्तु विराम अवस्था में, इसकी चर्चा की हमने। तो वास्तव में जब हम किसी बिंदु के सापेक्ष हम बात करते हैं या स्थिर बिंदु के सापेक्ष हम बात करते हैं, तो वहाँ वस्तु गतिशील, यदि स्थिति परिवर्तित हो रही है तो गतिशील है, और स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो विराम अवस्था में है। हम बात करते हैं एक बिंदु वस्तु की, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब हम वस्तु गति करती है तो उसका जो आकार होता है वह कभी कभी मायने नहीं रखता है, जरूरत नहीं होती है हमें। जैसे कोई व्यक्ति है, बस द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान पर जा रहा हो। अब यदि बस द्वारा तय की गई जो दूरी है वो बहुत अधिक है, उसकी तुलना में हम बस की लंबाई को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये मान सकते हैं कि बस का जो आकार सीमित या परिमित होता है। तो जब हम सड़क के अनुदेश बस की गति का अध्ययन करेंगे, तो इस स्थिति में हम इसकी गति को एक बिंदु की गति के समान मान सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं, यदि विमाएं उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत छोटी हों, उसका आकार हम नगण्य मान लें, तो उसे हम बिंदु वस्तु मान सकते हैं। जब किसी वस्तु का आकार जो डायमेंशंस है उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत कम होती है, तो हम वस्तु को बिंदु वस्तु मान लेते हैं। जैसे क्रिकेट के गेंद जो है, जब गेंद से खेला जाता है तो उसके द्वारा बहुत अधिक दूरी तय की जाती है। तो गेंद का जो आकार है, गेंद की जो विमा है, दूरी की तुलना में बहुत कम है, इसलिए हम उसे बिंदु वस्तु मान सकते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य का भी एक उदाहरण हम ले सकते हैं। अब हम कुछ गतियों की बात करते हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गतियाँ। जब हम एक विमीय गति की बात करेंगे, कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, तो उसकी गति को हम एक विमीय गति कहेंगे। इसे हम ऋजुरेखी गति भी कहते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उदाहरण क्या होगा? एक सीधी पटरी पर रेल का चलना हो गया। एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग पर कोई वस्तु को लटका दें तो उसकी जो ऊपर नीचे गति होगी वो होगी। एक सीधी सड़क पर साइकिल का चलना हो गया। जब एक सीधे रास्ते पर यदि हम किसी वस्तु को चलने की बात करेंगे तो वो एक विमीय गति कहलाएगी। सेकेंड डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति। जब कोई वस्तु एक तल में गति करती है तो उसकी गति को हम द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे फुटबॉल की गति, जब फुटबॉल में किक मारते हैं तो वो फुटबॉल एक जरूरी नहीं है कि सीधी रेखा में जाए, वो दाएं बाएं भी जा सकती है। क्रिकेट की गेंद की गति भी हो सकती है। टेबल पर यदि कोई ज़मीन पर कोई कीड़ा चढ़ रहा है, उसकी गति हो जाएगी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति हो जाएगी। नदी में नाव की गति हो जाएगी।
वृत्ति गति। इस प्रकार ये द्विविमीय गति के उदाहरण हैं। त्रिविमीय गति, जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में, आकाश में गति करती है तो उसकी गति को हम त्रिविमीय गति कहते हैं। जिस प्रकार एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष होते हैं तो वो 3 डायमेंशनल हो जाता है, और एक्स और वाई अक्ष की बात करेंगे तो वो द्विविमीय गति हो जाएगी। जैसे वायु में जो कणों की गति है, अणुओं की गति है, ये त्रिविमीय गति होगी। यदि कोई पक्षी हवा में उड़ रहा है तो वो भी त्रिविमीय गति है। पतंग की गति वो भी त्रिविमीय गति में आ जाएगी, क्योंकि वो ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ वो तीनों दिशाओं में, तीनों अक्षों के अंदर, एक्स वाई जेड अक्षों के अंदर गति करती है, इसलिए हम त्रिविमीय गति इसको कहते हैं। आगे हम देखते हैं गति संबंधी कुछ परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्थिति, क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम किसी भी वस्तु की स्थिति का अनुमान लगाएं या उसको हम स्थिति के बारे में बताएं। जब हम स्थिति के बारे में बताएंगे तो पहले हमें एक निश्चित बिंदु की गणना करना पड़ेगी, निश्चित बिंदु मानना पड़ेगा। उसी निश्चित बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। जहाँ मूल बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति को हम बताते हैं तो वो उसकी पोजीशन बताएगी। जैसे हम ये कहें कि हमारे घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर दूर पूरब की ओर है, तो हमारा जो घर होगा वो क्या होगा, संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट, जिसके सापेक्ष हम स्कूल की स्थिति को बता रहे हैं। तो हम ये कह सकते, और संदर्भ बिंदु जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उससे वस्तु की दूरी या दिशा दोनों बदल रहे हैं तो वस्तु गतिशील होगी, और यदि स्थिर है तो वो विराम अवस्था में होगी। एक शब्द और आता है इसमें, डिस्टेंस, दूरी। एक निश्चित समय में कोई वस्तु जो गति कर रही है तो जितना रास्ता वो नापेगी, रास्ता जितनी की लंबाई जितनी होगी वो दूरी कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं गतिशील वस्तु एक निश्चित समय में जितनी दूरी तय करेगी, जितनी लंबाई तय करेगी, उसी लंबाई को या उसी रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ये एक अदिश राशि होती है, इसका केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती। इसी से संबंधित एक शब्द और है, विस्थापन। यहाँ पर दोनों में थोड़ा अंतर है। जब गतिशील वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों में अंतर निकालते हैं कि वस्तु ने कहाँ से चलना शुरू किया था और कहाँ पे जाके उसने अपनी गति को समाप्त किया, जब दोनों की स्थितियों में कितना अंतर है तो उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन, वस्तु का विस्थापन। ये दूरी का ही एक रूप है, लेकिन यहाँ पर हम दिशा की बात करेंगे परिमाण के साथ साथ। दूरी में केवल परिमाण चाहिए, यहाँ पर हम परिमाण के साथ साथ दिशा की भी हम बात करते हैं। ये इसमें विस्थापन जो है धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ये वास्तव में स्थिति परिवर्तन की दिशा, किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है उस पर निर्भर करता है। यदि कोई गतिमान कण है t1 और t2 सेकंड में, उनकी स्थितियां क्रमशः हम x1 x2 मान लें, तो जो उनका टाइम इंटरवल होगा, समय का जो अंतराल होगा वो होगा t2 माइनस t1। मतलब इतना समय में वो वहाँ एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर पहुंची है वस्तु, और इतने समय में कण का विस्थापन होगा x2 माइनस x1। x2 है अंतिम स्थिति और x1 है प्रारंभिक स्थिति। यदि x2 बड़ा है x1 से तो विस्थापन धनात्मक होगा, और यदि x2 x1 से छोटा है तो विस्थापन ऋणात्मक होगा। अब हम दोनों में अंतर और देख लेते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। जो पहला अंतर परिभाषा का होगा, किसी समय में वस्तु द्वारा तय की गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, और किसी समय वस्तु के स्थिति निर्देशांकों के अंतर, स्थिति निर्देशांक मतलब अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर को हम विस्थापन कहेंगे। दूरी अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है। दूरी जो है वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है कि किस रास्ते से वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंची है, जबकि विस्थापन में वास्तव में ये रास्ते पर निर्भर नहीं करती है। विस्थापन के लिए चाहिए हमें कम से कम रास्ता, कम से कम दूरी जो होगी वही विस्थापन होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होगी, जबकि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, और धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। गतिमान वस्तु के लिए दूरी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि गतिमान वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। तो ये दोनों में अंतर, दूरी और विस्थापन में। अब हम कुछ और शब्द की बात करते हैं यहाँ पे, चाल।
जब दूरी की बात करेंगे तो उसके साथ चाल जुड़ी होगी कि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, तय की गई दूरी बटे समय अंतराल। यदि कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, चाल v इक्वल टू हो जाएगा s अपॉन टी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब हम दूरी की बात करेंगे तो वहाँ पे चाल आएगा। मात्रक देखें हम इसका, चाल का मात्रक दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक, इसका सेंटीमीटर प्रति सेकंड सीजीएस पद्धति में और एसआई पद्धति में मीटर प्रति सेकंड। विमी सूत्र निकालना चाहें तो दूरी बटे समय अंतराल से ऊपर दूरी का L होगा, समय का T होगा, तो L T की पावर -1, ये T की पावर -1 है, या M की पावर 0 L T की पावर -1। चाल एक अदिश राशि है और इसको गणना करते समय हम दिशा की उपेक्षा कर देते हैं। जैसे कोई वस्तु 4 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल कितनी होगी, 60 में हम 4 से भाग दे देंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त हो जाएगा। अब एक शब्द है वेग, वेलोसिटी। ये विस्थापन से संबंधित है कि एक निश्चित दिशा में, चाल की बात करेंगे तो वहाँ पर निश्चित दिशा नहीं आती है, वहाँ पर गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। लेकिन जब हम बात करें एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वेग कहते हैं, या विस्थापन परिवर्तन की दर को, विस्थापन परिवर्तन की दर को गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन परिवर्तन की दर को उसका वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय और चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि वस्तु का विस्थापन x लें तो उसका वेग बराबर हो जाएगा v इक्वल टू एक्स अपॉन टी। यहाँ ध्यान दें कि वेग और चाल दोनों है वही, बस अंतर ये है कि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी लेते हैं और चाल में हम केवल परिमाण लेते हैं। मात्रक समान है, मीटर प्रति सेकंड, विमी सूत्र भी समान है, जो चाल का विमी सूत्र रहेगा वही वेग का विमी सूत्र रहेगा। एल टी की पावर -1 m0 एल टी की पावर -1, ये एक सदिश राशि है, ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अब हम दोनों में अंतर और देख लेते हैं। चाल जो परिभाषा से है, इकाई समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम वस्तु की चाल कहते हैं, और निश्चित दिशा में इकाई समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। निश्चित दिशा लगा दी तो वेग हो गया। चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। चाल सदैव धनात्मक होती है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। क्यों? क्योंकि वेग का संबंध विस्थापन से है, तो जो विस्थापन के साथ कंडीशन होगी वही वेग के साथ कंडीशन होगी। वस्तु की चाल उसके वेग के बराबर या उससे अधिक होती है, जबकि वस्तु का वेग उसकी चाल के बराबर तो हो सकता है पर उससे अधिक नहीं हो सकता है, बराबर या उससे कम होता है। तो इस प्रकार आज हमने सरल रेखा गति के अंतर्गत हमने एक विमी, द्विविमी गति, त्रिविमी गति के साथ साथ विस्थापन और दूरी क्या है उनमें अंतर, चाल और वेग क्या है उनमें अंतर, इसके बारे में पढ़ा। आशा है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा होगा, और अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।